हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यूक्लिड की ज्यामिति के परिचय के ऊपर जो हमने पार्ट 1 देखा था। पार्ट 1 में हमने थ्योरी देखी थी। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा तो आपको आई बटन पर लिंक दिख रहा होगा, आप यहाँ पर क्लिक करके पार्ट 1 को अच्छे से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया होगा, वहाँ से आप मैथ की कंप्लीट प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मैथ के सारे चैप्टर्स के स्टेप बाय स्टेप आपको नोट्स मिल जाएंगे। आज हम लोग सीखेंगे कि यूक्लिड की ज्यामिति का जो परिचय जो हम लोगों ने पार्ट 1 जो हम लोगों ने देखा था, पढ़ा था, उसके ऊपर किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। सवालों में बेटा बिल्कुल भी दम नहीं है, मतलब ये वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो 10, 12, 15 मिनट का हो जाएगा। सवालों में दम नहीं है, दम है इसकी थ्योरी में। अगर आपको थ्योरी अगर आपने पढ़ी है अच्छे से कि यूक्लिड ने कौन कौन सी अभिगृहित दिया था, कौन कौन सी अभिधारणाएं दी थी, तो उसके आधार पर बेटा इसके सवाल बहुत ज़्यादा 3 से 4 लाइन के होते हैं। बाकी इस चैप्टर के सवालों में दम नहीं होता है। देखिए, सबसे पहले सवाल हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। कारण बताते हुए सत्य और असत्य छांटिए। कारण बताते हुए पहला क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है पहला, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। अभी सत्य है या असत्य, तो अगर आपने पढ़ा होगा अभिगृहित और अभिधारणाएं तो ये आप लिख देंगे, ये कैसा है, ये है आपका सत्य। ठीक है ना। ऐसा यूक्लिड ने बताया था कि एक बिंदु से होकर केवल और केवल एक ही रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है ना। अगला कह रहा है आपसे कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं, तो ये कैसा है, ये असत्य रेखा है, सॉरी मतलब ये असत्य कथन है। ठीक है, मतलब कि अगर दो बिंदु कहीं दिए हैं तो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य नहीं, केवल और केवल ये इकलौती रेखा है, जिसको हम लोग अद्वितीय रेखा भी कहते हैं। ठीक है। अगला कह रहा है एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो बिल्कुल सही बात है। देखिए, शांत रेखा मतलब क्या हो गया, ये कोई रेखा है, इस रेखा को मैं चाहूं तो इस साइड भी मैं बढ़ा सकता हूं और इस साइड भी मैं बढ़ा सकता हूं। कहां तक, अनिश्चित रूप से। जितना मन चाहे आपको बढ़ाना हो आप बढ़ा दीजिए, आप इसको यहाँ से पकड़िए, बढ़ाना शुरू कर दीजिए। जितना मन चाहे इधर बढ़ा दीजिए, इसको आप पकड़िए, जितना मन चाहे आप इसको इधर बढ़ा दीजिए। ठीक बेटा, तो ये भी कैसा कथन हो गया आपका, ये भी आपका हो गया सत्य कथन। ठीक है। कह रहा है यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी। ठीक ना, ये भी आप पढ़ के आ चुके हैं उनके अभिगृहितों में। ठीक है बेटा, देखिए मैं आपको थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, ये कुछ हम लोगों ने अभिगृहित पढ़े थे, इसके अलावा हम लोगों ने ये कुछ अभिधारणाएं पढ़ी थी। ठीक है ना। जैसे कि ये देखिए, ये था ना आपका दूसरा नंबर कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है ना, कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, किसी को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। ठीक, तो अगर आपको ये थ्योरी अगर आपको अच्छे से तैयार होगी तो आपको ये वीडियो देखने में बिल्कुल भी दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक बेटा। अगला कह रहा है कि यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। आप कह देंगे ये बिल्कुल सत्य कथन है। ठीक है ना। यदि दो वृत्त बराबर होते हैं तो उनकी सारी चीजें बराबर होती है ना, उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, उनकी परिधि बराबर होती है, उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं, है ना। ये सब कुछ ऐसा है, ये सत्य है कथन आपका। ठीक है, उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। अगला आपसे क्या कह रहा है, देखिए ये चित्र बगल में दिया आपका, क्या कह रहा है भैया, अगर ए बी जो है पी क्यू के बराबर है, मतलब ये वाली जो आकृति है वो इसके बराबर है, फिर कह रहा है पी क्यू जो है वो इसके बराबर है। ठीक है ना, तो सिद्ध कीजिए कि ये ए बी जो है वो ये एक्स वाई के बराबर होगा। ठीक है ना। देखिए ये दो लाइन का सवाल है। ठीक है ना। देखिए उसने क्या दिया आपको, कह रहा है कि ए बी बराबर है किसके भाई साहब, पी क्यू के। अच्छी बात है। फिर कह रहा है पी क्यू बराबर है किसके, एक्स वाई के। अब आपको यहाँ पे भाषा लिखनी पड़ेगी। भाषा क्या लिखेंगे आप, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ भाषा। ये देखिए, ये है ना आपका, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। ठीक है बेटा, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी पी क्यू के बराबर है और पी क्यू जो है हमारा एक्स वाई के बराबर। कहने मतलब ए बी भी हमारा पी क्यू के बराबर है और एक्स वाई भी हमारा किसके बराबर है, पी क्यू बराबर है। यानी ए बी और एक्स वाई वो दोनों पी क्यू के बराबर है। ठीक है ना। तो एक ही वस्तुएं, दो या दो से अधिक वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर होती हैं वो आपस में भी कैसी होंगी, बराबर होंगी। ठीक है ना। ये आपको भाषा यहाँ लिखनी पड़ेगी कि यूक्लिड के अभिगृहित द्वारा हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं, कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। जैसे ही आप इसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे, फिर सीधे हम लोग क्या लिख देंगे, अतः ए बी किसके बराबर हो जाएगा, एक्स वाई। ठीक बेटा, ये आपको यहाँ पे भाषा लिखनी पड़ेगी। अगर आप भाषा यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर टीचर आपको आधे नंबर दे सकता है ना। अगर ये क्वेश्चन अगर 1 नंबर में आए तो हो सकता है वो आपको आधा नंबर दे दे। ठीक है ना। तो भाषा लिखना भी आपको सीखना पड़ेगा, और भाषा लिखना मैंने आपको बता दिया। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं भाषा लिखूंगा तो बेटा वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है। अगला देखिए क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है अगला, कह रहा है ए बी और सी एक रेखा पर स्थित 3 बिंदु हैं जो बी बिंदुओं ए और सी के बीच में स्थित है। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। ठीक है ना। अब देखिए कुछ चित्र ऐसा कह रहा है कि चित्र वो आपसे कह रहा है कि अगर हमने ये एक रेखा खींच दी, मान लीजिए ये वाले पॉइंट पे है पॉइंट ए और ये वाले पॉइंट पे पॉइंट सी, और इनके बीच में कहीं ना कहीं क्या है, पॉइंट बी। ठीक है ना। कह रहा बी बिंदुओं ए और सी के बीच में स्थित है। तो कह रहा अब ये बताइए भैया
ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, मतलब अगर ए बी में अगर हम लोग बी सी को जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ए सी आ जाएगा। अब तो समझने का प्रयास करिए, आपको ये लग सकता है कि ऐसा तो होता ही है, ठीक है ना भाई, अगर इस समय अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम जोड़ेंगे तो जाहिर बात हमको पूरा डिस्टेंस मिल जाएगा, लेकिन हमको यहाँ कुछ ना कुछ तो लिखना है ना, तो हम लोग लिखेंगे क्या, हम लोग यहाँ लिखेंगे, देखिए आप यहाँ पे केवल भाषा सुन लीजिएगा, आप सुन के आप नोट्स में लिख लीजिएगा अपने। हम लोग भाषा क्या लिखेंगे यहाँ पे कि रेखा AC पे बिंदु A से C की ओर चलने के लिए या तो हम डायरेक्ट या तो हम सीधे A से C पे जा सकते हैं, या फिर पहले बिंदु A से बिंदु B तक जाएंगे और फिर बिंदु B से बिंदु C तक जाएंगे। मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं, क्या बोलेंगे आप बोलेंगे कि रेखा AC, ये जो रेखा AC है यहाँ से लेकर यहाँ तक, थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, देखिए हम लोग यहाँ बोलेंगे क्या, हम लोग यहाँ बोलेंगे कि रेखा AC जो है हमारी, तो रेखा AC के बिंदु A से बिंदु C तक जाने के लिए, बिंदु C तक जाने के लिए, रेखा AC के बिंदु A से बिंदु C तक जाने के लिए हम सीधे A से C तक जा सकते हैं, और देखिए अब हम भाषा लिखेंगे नहीं, हम सीधे A से C तक जा सकते हैं, और या हम लोग या और की जगह अच्छा रहेगा, और की जगह अथवा पहले हम बिंदु A से बिंदु B तक जाएंगे और फिर बिंदु B से बिंदु C तक जाएंगे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, अथवा पहले हम बिंदु A से बिंदु B तक जाएंगे और फिर बिंदु B से बिंदु C तक जाएंगे, ठीक है। अतः यह कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है कि AB प्लस BC बराबर AC, ठीक है ना। अब जब आप भाषा लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिक 3 से 4 लाइन की हो जाएगी। और बेटा यूक्लिड की ज्यामिति के परिचय के ऊपर कोई बहुत बड़े बड़े सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे, आपसे सवाल से 1 या 2 नंबर की पूछी जाएगी, ठीक है। ये कोई बहुत बड़े इसके सवाल नहीं आते हैं। अभी आप देखेंगे जितने भी सवाल आप देखेंगे। देखिए अगला क्या कह रहा है, इस आकृति में भैया ये जो AC है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है AC है वो बराबर है BD के, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी के बराबर है, ठीक है ना। तो सीधे करिए AB बराबर CD। इसको हम लोग सिंपल सी मैथ से कर सकते हैं, कैसे करेंगे, देखिए दिया है AC बराबर BD। देखिए बेटा भाषा कितना लिखना है, क्या लिखना है, ये आपका कॉमन सेंस होना चाहिए। अगर यही सवाल 4 नंबर में आ जाए तो आपको भाषा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 4 नंबर के सवालों को हम लोग सिर्फ 2 लाइन में या 1 लाइन में प्रूफ नहीं कर सकते। मिनिमम हमको 6 से 8 लाइन तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना बेटा। ये कॉमन सेंस होता है एक बच्चे का, और वो हम कॉमन सेंस आपको सिखा नहीं सकते, कॉमन सेंस आपको सीखना पड़ेगा, है ना, प्रैक्टिस के थ्रू। तो क्या कह रहा है, दिया है AC बराबर क्या है BD के। अब देखिए AC को अगर हम लोग लिख दें AB प्लस BC, AC को क्या लिख दें, A से C को क्या लिख दें AB प्लस BC, तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको हमने लिख दिया AB प्लस BC, और BD को हम क्या लिखते हैं BD, यानी यहाँ से लेके हमको यहाँ जाना है, तो क्या लिखते हैं यहाँ, इस बार लिखते हैं BC प्लस CD, क्या लिखते हैं यहाँ पे BC प्लस CD, ठीक है ना। अब देखिए BC से BC कट हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे AB बराबर CD, ठीक है ना। और यहाँ हम लोग सीधे क्या लेते हैं, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा इस चैप्टर पे बिल्कुल भी कठिन सवाल नहीं आएंगे, आपको हमेशा 1-1 या 2-2 नंबर के आपको क्वेश्चन ही देखने को यहाँ पे मिलेंगे, ठीक बेटा। और नीचे और बता दें, ये जो मैंने समझाने के लिए किया, ये आपको एग्जाम में नहीं करना, आपको एग्जाम में जो जैसा चित्र दिया आप वैसा ही चित्र बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि कई बच्चे ये भी गलती कर देते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है, 2 बिंदुओं A और B के बीच एक बिंदु C ऐसा स्थित है कि AC बराबर किसके है, BC के। तो भाई साहब सिद्ध कीजिए कि AC इक्वल टू हाफ AB, और एक आकृति खींचकर इसे आप स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हमको करना है कि यहाँ पे हमको एक आकृति खींचनी है। अब आकृति में देखिए क्या कह रहा है, क्योंकि 2 बिंदु की बात करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक रेखा खींच लेते हैं। तो चलिए ये हमने एक रेखा यहाँ पे खींच ली। अब हम क्या करेंगे, अब चलिए हम लोग यहाँ थोड़ा बिंदुओं का इसको हम लोग देते हैं। चलिए देखिए मान लीजिए इसका ये वाला जो बिंदु है, ये बिंदु है आपका A, और यहाँ पे कोई बिंदु है आपका, ये है बिंदु B, और कह रहा है इसके बीच में बिंदु क्या है, इसके बीच में बिंदु है C, और इस प्रकार है कि AC का जो मान है वही B से, मतलब A से C तक की जो दूरी है वही दूरी B से C तक की दूरी है, ठीक ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बिंदु C है ये आपका इस पूरी रेखा का एकदम मध्य बिंदु, एकदम मिड पॉइंट है, ठीक है। कह रहा है हमको ये सिद्ध करना। देखिए कुछ नहीं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे क्या कि भाई साहब दिया है कितना दिया है, AC बराबर BC, दिया है AC बराबर BC। अब देखिए हम लोग क्या लिख देंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे AC प्लस BC
बराबर ए बी, ठीक है ना। यानी आप पहले आप ए से सी जाइए, सी से फिर आप बी पे जाइए, या फिर आप डायरेक्ट क्या पहुंच जाइए, आप पहुंच जाइए ए बी, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। अब देखिए ए सी और बी सी आपस में कैसे हैं, बराबर हैं, ठीक है ना। मतलब हम ए सी की जगह हम बी सी भी रख सकते हैं और बी सी की जगह हम लोग ए सी भी रख सकते हैं, ठीक है ना। बट हमको चूंकि प्रूव क्या करना है, ए सी, आप समझिए इस चीज को, हमको यहाँ पे प्रूव करना है ए सी बराबर। तो चूंकि हमें प्रूव करना है ए सी बराबर, तो इसलिए हम लोग बी सी को यहाँ से रिप्लेस करेंगे, बी सी को यहाँ से हटाएंगे। तो जैसे बी सी को हटाएंगे, देखिए ध्यान से, ए सी तो पहले से ए सी है, इस बी सी की जगह देखिए, इस बी सी की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, ए सी। तो कितना हो जाएगा ये, ए सी इज इक्वल टू ए बी, और ए सी ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा वैल्यू, 2ac इज इक्वल टू ए बी, 2 का भाग दे देंगे तो ac का मान कितना हो जाएगा, ए बी बटे 2, ए बी बटे 2, और ये आपका क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक बेटा, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको थ्योरी इसकी अच्छे से क्लियर होगी तो देखिए, अब जैसे यहाँ पे कोई भी अभिग्रहित और अभिधारणा नहीं लगी है, तो यहाँ इसको तो आप बिना थ्योरी के भी कर सकते हैं, समझिए इस चीज़ को। बट जिन सवालों में अभिग्रहित और अभिधारणा लगेगी, जैसे यहाँ पे लगी थी, जैसे कि यहाँ पे लगी थी, है ना, अगर आपको अभिग्रहित और अभिधारणा नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि आप चैप्टर इसका पार्ट 1 जाके आप जरूर चेक कर लीजिए, ठीक है बेटा। इसके अलावा इससे MCQ कई सारे बनेंगे, ठीक है ना। वो जो आपके जो 20 MCQ जो आते हैं ना, वहाँ से कई सारे MCQ इस चैप्टर से बन सकते हैं, ठीक है। अगला क्या कह रहे थे, कह रहा सिद्ध कीजिए एक दिए हुए रेखाखंड पर एक समबाहु त्रिभुज की रचना की जा सकती है। मतलब कि एक कोई भी रेखाखंड दे दिया जाए, तो चलिए सबसे पहले हमारा काम क्या है कि हम लोग एक रेखाखंड खींचते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग खींचते हैं रेखाखंड। सबसे पहले हम लोग एक रेखा लेते हैं। चलिए हमने मान लिया कि भाई साहब ये हमारा रेखाखंड दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर ये रेखाखंड दिया हुआ है, अब हम लोग करेंगे क्या, इस रेखाखंड पे हमको एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण करना है। अब कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, सबसे पहला हमारा काम होता है कि हम लोग इसको एक पॉइंट का नाम देते हैं। तो इसको हमने पॉइंट का नाम दिया, पॉइंट ये ए दिया है, और ये पॉइंट क्या दिया है, पॉइंट दे दिया बी। अब हमारा काम क्या, अब हम लोग निकालेंगे प्रकार, ठीक है ना। अब प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, देखिए जितनी दूरी ए से बी तक की है, प्रकार में उतनी दूरी भरेंगे आप, ठीक है ना। प्रकार में उतनी दूरी भरकर ए से आप एक चाप लगाएंगे, ए से आप क्या करेंगे, ए से आप एक चाप लगाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, आप उतनी ही दूरी अभी भी भरे रहने देंगे, और हम क्या करेंगे, इस बार हम लोग बी से एक चाप लगाएंगे। देखिए ए से जब चाप लगाएंगे तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा, और जब बी से हम लोग चाप लगाएंगे तो थोड़ा सा वो ऐसा लगेगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये दोनों चाप एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं ये लोग एक दूसरे को कट कर रहे होंगे, और जो जिस पॉइंट पे ये लोग कट कर रहे होंगे, उसी पॉइंट को हम लोग क्या कर देंगे, उसी पॉइंट को हम लोग ए से बी तक मिला देंगे, और वही हमारा क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज की रचना हो जाएगी। देखिए ध्यान से, जैसे हमको पॉइंट मिला कट करने वाला, हम लोग इससे मिला देंगे, और इसके अलावा हम लोग फिर से एक बार रेखा लेनी पड़ेगी, हम लोग बिंदु बी से इसको मिला देंगे, ठीक बेटा। जैसे हमने ये कर दिया, ये आपका त्रिभुज हो गया, इसको हम नामकरण कर देंगे क्या, ये हमारा बिंदु सी, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, एक दिए हुए रेखाखंड पर समबाहु त्रिभुज की रचना, ठीक है ना। अब देखिए, अब अगर ये 1 नंबर का था तो फिर तो आप इतना ही करेंगे, बट अगर ये सेम सवाल अगर 4 नंबर का आ गया तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा रचना के चरण। क्या लिखना पड़ेगा, रचना के चरण, ठीक बेटा। अब देखिए रचना के चरण जब आपको लिखना पड़ेगा, आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले पॉइंट में क्या था, माना। देखिए जो जो आपने किया बस आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है, लेकिन पता नहीं क्यों बच्चों को ये चीजें कठिन लगती है। क्यों कठिन लगती है, क्योंकि शायद वो समझना नहीं चाहता, वो हर चीज को बस याद करना चाहता है। अभी आपने इसमें जो जो काम किया बस आपको उसी को भाषा में लिख देना है। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया था, हम लोग यहाँ लिखेंगे कि माना ए बी दिया हुआ रेखाखंड है, ए बी दिया हुआ रेखाखंड है, ठीक है ना। सबसे पहला चरण तो यही था, ठीक है ना। अब हमारा इसके बाद अगला स्टेप क्या था, अब हम लोग यहाँ लिखेंगे, देखिए भाषा में लिखेंगे, हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे कि प्रकार में ए बी दूरी भरकर, प्रकार में ए बी दूरी भरकर बिंदु ए से एक चाप लगाया, और उतनी ही दूरी प्रकार में भरकर बिंदु बी से एक चाप लगाया, जो कि एक दूसरे को बिंदु सी पर कट करता है। ये हो गया आपका यहाँ पर। तो सेकंड में, थर्ड पॉइंट में हम लोग क्या लिख देंगे, बिंदु सी से ए को मिलाया, बिंदु सी से बिंदु बी को मिलाया, या हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि सी से ए और बी को मिलाया, ठीक है ना। ये हो गया तीसरा। फिर इसी में आप चाहो तो लिख दो, या आप चाहो तो चौथे में चौथा पॉइंट बना के लिख दो कि प्राप्त त्रिभुज ए बी सी ही समद्विबाहु त्रिभुज है। समझ में आया बेटा आपको। तो अगर ये 4 नंबर का आएगा तो आपको ये रचना लिखनी पड़ेगी, बट अगर ये 1 नंबर का आता है तो फिर आपके लिए ये फिगर ही मतलब कंप्लीट रहेगा, ठीक है ना।
क्योंकि अब 1 नंबर वाले में अगर हम ज़्यादा मेहनत कर देंगे तो फिर उसमें कोई फायदा नहीं है। तो बेटा ये थे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हम लोगों ने ये देखे कि यूक्लिड की ज्यामिति के ऊपर कैसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। देखिए पार्ट 1 आपका हो चुका था 1 घंटे का, है ना, 1 घंटे से भी ऊपर का हो गया था। बट पार्ट 2 आप देख रहे होंगे 10-12 मिनट के अंदर ये सारे वीडियो, ये सारे सवाल उन्होंने चेक कर लिया। और अगर आपने नहीं देखा हो तो आप देख लीजिए। जल्द ही हम लोग अगला चैप्टर अपलोड करेंगे, इसमें चैप्टर नंबर 6 रेखाएं और कोण, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, है ना, अगर यूक्लिड की ज्यामिति में अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो कमेंट करके आप हमको बताइए कि हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, क्या हम अपने पढ़ाने के तरीके में क्या कुछ और बदलाव कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है ना। अच्छा लगा तो कमेंट करिए, बुरा लगा तो कमेंट करिए, बस आप हमें कॉम्प्लीमेंट दीजिए, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। कॉम्प्लीमेंट के जरिए ही हम अपने आप में सुधार करेंगे। अगर आप कुछ सलाह देंगे कि भैया आप अपने टॉपिक्स को ऐसे से पढ़ाइए तो हम और कुछ सुधार करेंगे, ठीक है ना। देखिए आपका फीडबैक ही डिजिशाला को अच्छा बनने के लिए और मोटिवेट करेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और एक लाइक करिए, क्योंकि हम लोगों को बहुत मेहनत लगता है। पहले वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करने से पहले हम लोग को वन नोट भी बनाना पड़ता है, काफ़ी सारी चीज़ें बैकग्राउंड में होती हैं। अगर आप एक वीडियो को लाइक कर देंगे थोड़ा सा हमको क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, ठीक बेटा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।